हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम जून 2022 से रिलेटेड जो टॉप 20 लेटेस्ट नेशनल न्यूज है जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज में बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, उनके बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और आपको कस्टमाइजेशन के साथ भी देखने को मिल जाएगा। मंथली एक्सेस और ईयरली प्लान्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो मूविंग अहेड, जून 2022 से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूज टॉपिक छाया हुआ था, इट वाज एक्चुअली इंडिया एंड पाक होल्ड रूटीन टॉक्स ऑन परमानेंट इंडस कमीशन। मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बैकग्राउंड बता दूं कि इंडस रिवर एज यू ऑल नो वन ऑफ द 4 मेजर सिविलाइजेशंस का एक बर्थ प्लेस भी इसे माना जाता है। तो इंडस रिवर बहुत ही बड़ी है। तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद इंडस रिवर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे थे। तो 8 साल इसके नेगोशिएशंस किए गए थे लगभग, और वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड ये डील मानी जाती है। तो सितंबर 19 1960 को इंडिया से रिप्रेजेंटेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान में उस वक्त प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान साहब थे, तो पाकिस्तान गए हुए थे नेहरू जी कराची में। तो वहां पर इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई थी और पीसफुली हम इंडस वाटर्स को शेयर करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैड साइन देयर। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ईस्टर्न साइड जो फ्लो होने वाली रिवर्स हैं, चाहे वो सतलुज, बीस और रावी हो, ये सभी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज पर जो है इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट होगा। और वेस्टर्न जो फ्लोइंग रिवर्स हैं ज्यादातर, जो झेलम, झेलम और इंडस, यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट्स पाकिस्तान का होगा। और वहीं पर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस ये भी रखे हुए थे कि रेगुलर परमानेंट इंडस कमीशन हम एस्टैब्लिश करेंगे। वहां पर हर साल जो है एटलीस्ट एक बार बैठक की जाएगी और रिप्रेजेंटेशन दोनों कंट्रीज का हो जाएगा, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से डिस्प्यूट्स हो वहां पर हम एम्बिलिकली क्लियर करेंगे। तो एज ऑफ नाउ टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इसे माना जाता है। तो ये मीटिंग हाल ही में न्यू दिल्ली में की गई थी। इट वाज एक्चुअली 118th मीटिंग। हर साल अल्टरनेटिवली ये होता है, यानी कि एक साल अगर इंडिया में हो तो अगले साल जो है पाकिस्तान में होता है। तो इस साल 118th मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा कि दोनों साइड्स बहुत ही खुश थे जिस तरीके से वाटर शेयरिंग वगैरह हो रहा था, और कमीशन ने अप्रिशिएट भी किया कि दोनों साइड्स जो है वो बहुत ही एम्बिलिकली एक दूसरे के साथ जो कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं उसे पीसफुली रिजॉल्व कर रहे हैं। तो दिस हैज बीन द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा, फॉर द मंथ ऑफ जून वाज वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 1972 में स्टॉकहोम में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो सिंस 1973 वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द सेम डेट, दैट इज ऑन जून 5 एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कुछ करते हैं, क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और एज ऑफ नो जो बर्निंग एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैराइन पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, मैराइन पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल कंजम्पशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम, इन सभी चीजों पर हम मद्देनजर रखने की कोशिश करते हैं। तो इस साल का थीम थोड़ा बहुत यूनिक था, ओनली वन अर्थ। दरअसल ये थीम जो था वो पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम 1972 में, वहां पर भी यही थीम हमने रखा हुआ था। तो इतने साल बाद हमने उसी थीम को रिपीट किया हुआ है। तो आप तो समझ सकते हैं कि सीरियसनेस कितना होगा। और हर साल हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिए हुए थे उससे रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है। सबसे पहला, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद भाग लिया हुआ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेशन में, और न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में सेव सॉइल मूवमेंट, जो कि सदगुरु जी, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल गुरु हैं इंडिया के, तो उन्होंने एक 100 डेज की मोटरसाइकिल की जर्नी अंडरटेक की हुई थी। 27 अलग अलग कंट्रीज पर जो है वो मोटरसाइकिल पर गए हुए थे। सेव सॉइल यानी कि सॉइल को बचाने के लिए जो मूवमेंट की जरूरत है उन्होंने गैदर करने की कोशिश की हुई थी। तो ऑन जून 5 2022 लगभग 75 डेज खत्म हुए थे उनके 100 डेज की जर्नी के। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग लिया हुआ था इस इस कार्यक्रम में, और उन्होंने अपने सपोर्ट को भी जो है वो दिया हुआ था इस सेव सॉइल मूवमेंट को चलते हुए। और चाहिए कि उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थी सॉइल बहुत ही जरूरी है, फर्टिलिटी उससे ही बढ़ती है, और सॉइल के कॉन्शियस रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए ताकि हम अपने सॉइल को जो है वो इंप्रूव कर सकें और सस्टेनेबली उसे प्रोटेक्ट कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट सा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। अगर आपको याद हो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था पिछले साल। तो वहां पर खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इस मूवमेंट ऑफ
लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट को जो है एक आइडिया जो है वहां पर दिया हुआ था कि किस तरीके से इंसान एक ऐसी जिंदगी जी सकता है जो एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई हो, यानी कि माइंडफुल और डिलिबरेट यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से करें इंस्टेड ऑफ माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। तो उसी के बेसिस पर ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाइड, और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जैसे कि बिल गेट्स और क्लाइमेट इकोनॉमिस्ट, यूके के बहुत ही जबरदस्त क्लाइमेट इकोनॉमिस्ट हैं, लॉर्ड निकोलस स्टर्न, ये सभी जो है वहां पर वर्चुअली उन्होंने हाजिरी दी हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिकली जब इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया तो फुल फ्लेज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो कोई भी इंडिविजुअल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओस वगैरह हैं, वो सभी जो है वो पेपर्स कलेक्ट करने में लग गए हुए हैं कि किस तरीके से हम डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से लाइफस्टाइल हम बनाकर चल सकते हैं ताकि एनवायरमेंट भी सस्टेनेबली रहे और हमारे लाइफस्टाइल में किसी भी तरीके का ज्यादातर चेंज भी नहीं है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी भी हमारी चलती रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो छाया हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एसएसबी से रिलेटेड भी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। अमित शाह जी ने ही से इनॉग्रेट किया हुआ था। तो ये ट्राइबल रिसर्च से रिलेटेड, ट्राइबल एकेडमिक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव फील्ड से रिलेटेड ये प्रीमियर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बनेगा, जहां पर स्पेसिफिकली जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एनजीओस, यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो ट्राइबल पीपल से जुड़े हुए हैं, ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के लिए जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ ये मिलकर काम करने की कोशिश करेगा, एक कोलैबोरेशन और नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रोजेक्ट्स को भी मॉनिटर करेगा, जो कुछ भी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, जहां कहीं पर भी क्वालिटी रिसर्च और ट्रेनिंग चल रही है एज फार एज ट्राइबल अफेयर्स आर कंसर्न, तो वहां पर ये अपना योगदान देने की कोशिश करेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज वेल एज जो स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं ट्राइबल अफेयर्स के, तो उन्हें भी जो है ये इनपुट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। पॉलिसी से रिलेटेड क्या कुछ हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हैं एज फार एज ट्राइबल कम्युनिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन इंडिया इज कंसर्न। तो पहली बार इस तरीके का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल के लिए ही है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन इनॉग्रेटेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि हमारे करंट एविएशन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 अनाउंस किया हुआ था। लगभग हम जो कोई भी पोटेंशियली सेक्टर जो हमें देखने को मिल रहा है, हम उसे टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो ड्रोन से रिलेटेड भी हमने इस तरीके का एक फुल फ्लेज्ड ड्रोन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया हुआ था, पॉलिसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज किए हुए थे। तो यहाँ पर एक और बार हम और थोड़ा एक और स्टेप आगे जाने की कोशिश हमने की और टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस में से एक भारत भी बनना चाहता है बाय 2020। और इस सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो इस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का वो ये है कि किस तरीके से हम एयर स्पोर्टिंग को टैप कर सकते हैं इंडिया में। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत ही फेमस है, वहां पर स्कूल का करिकुलम का भी एक हिस्सा है यहाँ पर एयर स्पोर्ट्स वगैरह, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, बलूनिंग, पैराशूटिंग एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया में अभी इस पर ज्यादातर अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव पॉलिसी का यही होगा कि लोगों में अवेयरनेस किस तरीके से लाया जाए कि एयर स्पोर्टिंग भी जो है वो बहुत ही जबरदस्त सा इंडस्ट्री है। तो सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट का इकोसिस्टम हम किस तरीके से बना सकते हैं, सेफ और अफोर्डेबल भी किस तरीके से एयर स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम कंट्री में बना सकते हैं, उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट डील करता है। तो लगभग 11 एयर स्पोर्ट्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि एरोबैटिक्स, बलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, powered aircrafts, rotorcraft, etc. will be promoted through this policy. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक रोबोस्ट एयर क्वालिटी, एयर सपोर्ट एक्टिविटी का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करता है। यंगस्टर्स जो यंग जनरेशन खासकर जो थ्रिल वगैरह पसंद करते हैं, उनके लिए जो है ये इंडस्ट्री बहुत ही जबरदस्त सी मानी जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी ये जनरेट करेगा। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 1 लाख जॉब जो है वो जनरेट कर सकता है और रेवेन्यूज भी जो है लगभग 100 करोड़ के आसपास से जो है 10,000 करोड़ के आसपास तक हम आने वाले चंद सालों में इस इंडस्ट्री में देख सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सा यहाँ पर पोटेंशियल भारत सरकार को देखने को मिल रहा है। और बात ये भी कही गई कि सेग्रीगेटेड एयर स्पेस बनाए जाएंगे जो कि लोकेलिटी और ह्यूमन हैबिटेट से थोड़ा बहुत दूर होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की भी ये माना जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे खुद के इंडिया में एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए जो कुछ भी चीजें जरूरी है, पैराशूट वगैरह भी तो हमें बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो है ये पॉलिसी प्रमोट करने की कोशिश करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 4 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल की भी हम बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फुल फ्लेज्ड रेगुलेटर बॉडी जो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा, उसे भी जो है एस्टैब्लिश करने की बात यहाँ पर की गई हुई थी। Moving ahead, next most important update, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इनॉग्रेट किया गया था।
खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। एंड सिंस आप सभी को भी पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों के बारे में भी हम कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह चैनल्स में पढ़ रहे होते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी का एज ऑफ नो 21st सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा जो है प्रोमिनेंस बढ़ने वाला है, तो उसे भी भारत सरकार कहीं ना कहीं टैप करना चाहती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वालों ने अलॉन्ग विद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ये भी दरअसल भारत सरकार का ही एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो खासकर बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च से रिलेटेड काम करता है। ये भी खुद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही काम करता है। तो दरअसल इन दोनों ने मिलकर ये 2 दिन का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ था न्यू दिल्ली में, और डेट स्पेसिफिकली यही रखा गया था क्योंकि 10 साल खत्म हुए थे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिराक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। और इससे रिलेटेड थीम इस एक्सपो का यही रखा गया कि बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो एक मुहिम चलाई गई, कोशिश की गई इस एक्सपो के तहत कि जो कोई भी इंपॉर्टेंट से एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स वगैरह, एक ही जगह पर उन्हें लाया जाए और उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्शन, कम्युनिकेशन वगैरह बनाकर रखें, और ताकि फर्दर जाकर जो है भारत स्पेसिफिकली इस बायोटेक के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी आत्मनिर्भर बन सके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि आप सभी को भी पता है कि 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का शेड्यूल रिलीज किया हुआ है फॉर द इलेक्शन ऑफ 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप सभी भी जानते हैं कि अपोजिशन पार्टीज ने यशवंत सिन्हा जी का नाम अनाउंस किया हुआ है और नॉमिनेशन के पेपर्स भी दाखिल किए गए, और एनडीए जो कि बीजेपी लीड कर रहा है, तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जो है नॉमिनेशन के लिए दिया गया था। तो फर्दर उसका शेड्यूल फुल फेज रिलीज किया गया था। हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए हुए हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियोस भी देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे चलता है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आपको जो कुछ भी जानना हो उनसे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो लगभग 18 जुलाई 2022 को जो है वो पोल होगा स्पेसिफिकली, एंड एज ऑफ रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 21 जुलाई तक हमें पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया हुआ था कि रिटर्निंग ऑफिसर इस इलेक्शंस के लिए जो है वो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्शंस कहां पर चलेंगे, पार्लियामेंट हाउस में ही चलेंगे, और जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी जो कि इस इलेक्टोरल कॉलेजेस का हिस्सा होते हैं, तो वहां पर रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज में ही इलेक्शंस जो है वो रखे जाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्टअप फॉर रेलवेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया। स्पेसिफिकली देखिए, आप सभी भी बेहतर जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन के नीड्स को केटर करता है। रेगुलरली रेलवे जो है वो आप लाइफलाइन भी मान सकते हैं कई लोगों के लिए, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उस रेलवेज में भी कई छोटे बड़े प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी इनोवेशन की बहुत ही जरूरत है। तो स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज इनिशिएटिव यही कोशिश करेगा कि इंडिया में जो कुछ भी स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा सके, इंडियन रेलवे की सेफ्टी को जो बढ़ा सके, वहां पर आप टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है वो लेवरेज कर सकते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं। और भारत सरकार ने भी ये आश्वासन दिया कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमें रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। आप चाहें तो उस पर रिसर्च वगैरह करके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट सा आप इनोवेशन कर सकते हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। भारत सरकार उन्हें आश्वासन देती है कि 50% कैपिटल ग्रांट्स के साथ मार्केट स्केल और इकोसिस्टम में भी कहीं ना कहीं हम आपको बहुत ही जरूरत सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट हैज बीन ऑल अबाउट स्टार्टअप फॉर रेलवेज। एंड गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का सेकंड एडिशन रिलीज किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन इसे रिलीज करता है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसे रिलीज किया हुआ था। ये बेसिकली असेस करने की कोशिश करता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ई गवर्नेंस से रिलेटेड काम किस तरीके से चल रहा है। ऑनलाइन जो ज्यादातर हम एज ऑफ नाउ तो सब कुछ ऑनलाइन ही है, डिजिटल इंडिया का कैंपेन भी चल रहा है, तो कौन से स्टेट किस किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को, ताकि उनकी लाइफ जो है वो और भी आसान हो एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न। तो ये सेकंड एडिशन था 2021 का। तो एज फार एज यूनियन टेरिटरीज आर कंसर्न, जम्मू एंड कश्मीर ने इसे टॉप किया हुआ है, क्योंकि लगभग 200 करोड़ रुपए की पैसे की बचत उनकी की हुई थी इस एक साल में, क्योंकि दरबार मूव जो कि 140 ईयर्स से भी अब ज्यादा पुराना माना जाता था। पहले जम्मू एंड कश्मीर में 2 कैपिटल्स हुआ करते थे, एक श्रीनगर और दूसरा जम्मू। 6 महीने एक जगह, 6 महीने दूसरे जगह से काम किया जाता था, लेकिन अब उसे कैंसिल किया गया है। श्रीनगर से ही सब कुछ काम चल रहा है एज ऑफ नो। तो उस मूव की वजह से कई पैसा बचा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम
दैट बहुत सा पैसा भी बिकॉज ऑफ ई सर्विसेज जो कि जम्मू कश्मीर में दिए जा रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट सर्विस भी बहुत ही अच्छी वहां पर हुई है। तो 2018 अगस्त में पहली बार इस असेसमेंट को लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के सर्वे के बेसिस पर ही, उनके गाइडलाइंस पर ही ये सभी काम किए गए थे और फर्स्ट एडिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 6 अलग अलग कोर सेक्टर्स जो कि फ्रेमवर्क इस असेसमेंट का है वो देखे जाते हैं। सबसे पहला फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड यूटिलिटीज, सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट। तो इन सभी 6 अलग अलग सेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये असेसमेंट किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर था और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो केरला हैज टॉप्ड इन नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, एशियान के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में आए हुए थे 16 और 17 ऑफ जून फुल फ्लेज्ड न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली डायलॉग भी हुआ था। देखिए ये दरअसल 12th एडिशन है दिल्ली डायलॉग का। हमने खासकर दिल्ली डायलॉग रखा ही हुआ था कि एशियन के साथ हमारा कनेक्ट बहुत ही अच्छा हो। तो इस साल का थीम हमने डायलॉग का रखा हुआ था बिल्डिंग ब्रिजेस इनटू इंडो पैसिफिक, और स्पेसिफिकली 2022 ईयर को हमने ऑलरेडी एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर की तरह भी अनाउंस किया हुआ था। तो वहां पर जयशंकर जी हाजिर हुए थे और एशियन कंट्रीज के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी भी जो है यहाँ पर आए हुए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एशियन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। एक तो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही जरूरी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन के रिलेशंस भी जो है थ्रू दिस दिल्ली डायलॉग वो और भी स्ट्रेंथन होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 30th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की हुई थी डायलॉग रिलेशंस की, और 10th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की हुई थी सिंस वी हैव साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द एशियन नेशंस। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत गौरव स्कीम। अगर आपको याद हो तो पिछले ही साल अश्विनी वैष्णव जी ने इसे लॉन्च किया हुआ था कि प्राइवेट ट्रेन जो है वो हम चलाएंगे। ऑफ कोर्स ये रेगुलर ट्रेन नहीं होंगे, ये थीम बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल रामायण सर्क्यूट का थीम ट्रेन आपने सुना होगा। रामायण से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से प्लेसेस है वहां पर स्पेसिफिकली एक शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज किया जाता है। तो जो कोई भी टूरिस्ट जो 15-20 दिन या फिर महीने के लिए, प्लान्स पर बेसिकली ये डिपेंड होता है कि किस किस जगह पर आप विजिट करना चाहते हैं, तो एक शेड्यूल आपको दिया जाता है, तो उन डेस्टिनेशंस पर ये ट्रेन आपको लेकर जाती है। तो उस तरीके का भारत गौरव स्कीम के तहत हमने देखा हुआ था कि इस तरीके के और भी सर्क्यूट्स हम लाएं ताकि इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में और भी अवेयरनेस लोगों में, हमारे सिटीजन्स में आए और अलग अलग हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस को भी हम कवर कर सकें। तो कोयम्बतूर से इस तरीके की पहली ट्रेन जो है वो शिरडी के लिए निकल चुकी हुई थी। तो स्पेसिफिकली ये थर्ड सेगमेंट ऑफ टूरिज्म भी माना जाता है। ऑफकोर्स पहले हम 2 ही सेगमेंट चलाते थे, एक पैसेंजर सेगमेंट, दूसरा गुड्स सेगमेंट, और अब रेलवे में तीसरा नया सेगमेंट ऐड हुआ गया है, दैट इज टूरिज्म सेगमेंट। तो नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, आपको 1 ईयर फुल एक्सेस भी मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मंथली एक्सेस भी चाहते हैं तो आपको कस्टमाइज्ड प्लान भी देखने को मिलेंगे। तो आपको एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो, चाहे वो ओएआर टेस्ट हो, पीपीडीटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, लाइव क्लासेस, सक्सेस स्टोरीज, पर्सनल गाइडेंस और एसएसबी के ट्रेंड्स किस तरीके से चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें, आप भी कोर्स को जरूर सप्लाई करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 44th चेस ओलंपियाड जो है वो इंडिया इस साल होस्ट करने वाला है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस जो है इसे कंडक्ट करता है, और स्पेसिफिकली पहली बार ऐसा हुआ कि जैसा हम ओलंपिक का टॉर्च लेकर जाते हैं उसी तरीके से चेस ओलंपियाड के लिए भी टॉर्च की सेरेमनी जो है वो इनिशिएट की गई थी। और ये भी हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया था क्योंकि चेस जो है वो हमारी ही लेगेसी है इंडिया की। तो अब से जहां कहीं पर भी चेस ओलंपियाड होगा पहले टॉर्च इंडिया से ही निकलेगी। तो एज ऑफ नाउ एफआईडी के प्रेसिडेंट जो अरकाडी जी थे, तो उन्होंने अपने हाथों से उस टॉर्च को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथ दिया हुआ था, एंड ही इन टर्न गिव द टॉर्च टू ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं। एंड फ्रॉम देन हर स्टेट ये कवर करने की कोशिश करेगा। लगभग 40 डेज ये टॉर्च जो है वो पूरे 75 सिटीज को कवर करेगी। तो जिस जिस स्टेट में भी जाएगा तो वहां पर जो ग्रैंड मास्टर होंगे चेस के वो इस टॉर्च को पकड़ेंगे। तो 40 डेज के बाद जो है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में आएगा, और चेन्नई में 44th चेस ओलंपियाड जो है वो इस बार रखा जाएगा 28 जुलाई से 10 अगस्त तक ये होगा। एंड सिंस 1927 ये चेस ओलंपियाड रखा जा रहा है, और इंडिया में ये पहली बार रख रहे हैं, और एशिया में आफ्टर रियल बिग गैप ऑफ 30 इयर्स ये चेस ओलंपियाड जो है वो इंडिया में रखा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 189 कंट्रीज इसमें लगभग पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही फेमस ये चेस ओलंपियाड माना जाता है। तो इस साल चेन्नई तमिलनाडु में इसे होस्ट किया जा रहा है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया हुआ था। इट वाज एक्चुअली 8th इंटरनेशनल योगा डे जो कि हमने सेलिब्रेट किया। तो हर साल एक एक सिटी चूज की जाती है, तो इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने योगा डे मैसूरू कर्नाटक में सेलिब्रेट किया और लगभग 15,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ उन्होंने लाइव में योगा किया हुआ था। और अपार्ट फ्रॉम दैट वर्चुअली कई लाखों लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ योगा परफॉर्म किया हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस साल का थीम हमने रखा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 75 आइकॉनिक प्लेसेस में हमने योगा किया हुआ था बिकॉज वी वर सेलिब्रेटिंग आजादी के अमृत महोत्सव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीएम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू योगा जो कि 2016 में पहली बार अनाउंस किए गए थे चंडीगढ़ में, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जिन्होंने योगा को बहुत ही जबरदस्त सा योगदान दिया हुआ है, हम उन्हें ये अवार्ड से नवाजते हैं। तो इस साल विक्को संगसेना लद्दाख, मार्कस विंशियस रोजो रॉड्रिक्स फ्रॉम ब्राजील और दो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा जो कि यूके के हैं, इन्हें जो है पीएम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर योगा के लिए सेलेक्ट किया गया था। तो इन्हें एक सर्टिफिकेट, एक शील्ड और 25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे करंट यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज निपुण इनिशिएटिव, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो इंडिया में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत। तो 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स उन्हें फ्रेश स्किल्स देगा और अगर उनके पास ऑलरेडी स्किल्स है तो उन्हें अपस्किल करने की कोशिश करेगा, ताकि ऑफकोर्स देखिए इससे इंडिया के लिए तो लाभ है ही है कि हमें स्किलफुल वर्कर्स मिलेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो चाहे तो फॉरेन प्लेसमेंट्स भी जा सकते हैं। हम देखते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कई काम चलते हैं, उन्हें भी मैन पावर की बहुत ही जरूरत है। तो स्किल्ड इकोसिस्टम बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं एज फार एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो निपुण इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद दैट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था भारत नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए, उसे ग्रीन सिग्नल उन्होंने दिया हुआ है। तो इससे स्पेसिफिकली इंडिया में जो कोई भी कार्स मैन्युफैक्चर होंगे उन्हें स्टार रेटिंग्स जो है वो दिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस बेसिस पर इन क्रैश टेस्ट। तो कई यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी इस तरीके के टेस्ट वगैरह करते हैं, असेसमेंट्स उन्हें दिया जाता है 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक। तो इससे रिलेटेड अब एज ऑफ नो जो कुछ भी कार्स मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में, तो उन्हें कार के क्रैश टेस्ट में जो असेसमेंट पर स्टार रेटिंग्स दिए जाएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर हमें असेसमेंट्स देखने को मिलेगा, स्टार रेटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो इससे पैसेंजर की सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी यहाँ पर कार की बढ़ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के ऑटोमोबाइल्स के एक्सपोर्ट वर्थिनेस को भी यहाँ पर पुश देखने को हमें मिलेगा। और ये आश्वासन दिया गया कि इसी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को इंटरनेशनली जो कुछ भी क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं उसे जो है अलाइन किया जाएगा, यानी कि ऑलरेडी जो इंडियन रेगुलेशंस चल रहे हैं उन्हें मेंटेन किया जाएगा, उन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे, रादर देन ये एडिशन की तरह होंगे ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट वर्थिनेस भी बढ़ जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दो सैटेलाइट्स जो है, खासकर एक इंडिया और मलेशिया के सैटेलाइट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी अरियाने स्पेस ने लॉन्च किया हुआ था। तो दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि एक इंडिया और एक मलेशिया को बिलोंग करता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में उन्हें लॉन्च किया गया था। तो लगभग 10,000 किलोग्राम के ये दो सैटेलाइट्स माने जाते हैं जो कि अरियान 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुनिया से जो है लॉन्च किए गए थे। तो इसमें इंडिया का जो सैटेलाइट था वो GSAT-24 था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो का कमर्शियल आर्म जो रिसेंटली बनाया गया था उसने लॉन्च किया हुआ था ये टाटा स्काईज के लिए, खासकर D2H एप्लीकेशन नीड्स को फर्दर पुश करने के लिए ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया। लगभग इस मिशन का लाइफ जो है वो 15 साल का एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये लगभग 4,000 केजीज के आसपास ये GSAT-24 का सैटेलाइट हमें देखने को मिलेगा। एंड मूविंग हेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी को भी पता है कि 2022 G20 जो है वो इंडोनेशिया बाली में होस्ट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर 2023 इंडिया पहली बार G20 समिट को होस्ट करेगा। तो ऑलरेडी कपल ऑफ मंथ्स बैक कैबिनेट ने इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए हुए थे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सेक्रेटेरिएट कहां पर बनाया जाएगा, क्या कुछ काम यहाँ से रिलेटेड जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। और रिसेंटली ये अनाउंस किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में ये G20 के समिट्स होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यही कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नया सवेरा ये जरूर लेकर आएगा, क्योंकि सिंस अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 कश्मीर के हालात थोड़े बहुत सही नहीं थे। तो फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में चलेगा। तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी इंटरनेशनल फ्रंट पर बढ़ेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ पीसफुली हमें इश्यूज जो वो देखने को मिल रहे हैं। तो 5 मेंबर हाई लेवल कमेटी जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने बिठाई हुई है कि किस तरीके से G20 के समिट के मीटिंग्स वगैरह चलेंगे,
लेंगे, क्या कुछ होगा। और ऑलरेडी पीयूष गोयल साहब को इंडिया का शेरपा की तरह अनाउंस किया गया है फॉर G20 समिट इन इंडिया इन सितंबर 2021 इटसेल्फ। तो दिसंबर 1 2022 को इंडिया के हाथ में चेयरमैनशिप मिलेगी और ये पहली बार है जब इंडिया इस तरीके का एक G20 इंटरनेशनल समिट जो है वो होस्ट कर रहा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद इंपॉर्टेंट से पोर्टल्स और डैशबोर्ड्स वगैरह भी लॉन्च किए गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला था, आप सभी को भी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक्स का सेलिब्रेशन किया हुआ था। तो वहां पर चंद इंपॉर्टेंट से अनाउंसमेंट्स भी किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट था निर्मला सीतारमन जी ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को जो है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। देखिए, आप सभी को भी पता है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ स्कीम्स हमेशा से रिलीज करते रहती है। कोई ना कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह ऑलरेडी रिलीज किए जाते हैं, डिसबर्स किए जाते हैं और इन्हें मॉनिटर भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा एक मेजर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो रिफॉर्म हमें चाहिए था वो ये कि एक नोडल एजेंसी बनाया जाए हर स्टेट में, ताकि हर स्कीम को जो है उसी नोडल एजेंसी के हाथ में सब कुछ पैसा दिया जाए। मान लेते हैं कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अगर 10 लाख करोड़ रुपए स्पेसिफिकली रिलीज कर रही है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो हर स्टेट को चाहिए कि वो अपने स्टेट का एक नोडल एजेंसी जो है वो नॉमिनेट करे। तो सभी पैसा भारत सरकार जो देगी उस नोडल एजेंसी को ही देगी। और स्टेट में जहां कहीं पर भी फर्दर हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हो या फिर आयुष्मान भारत से रिलेटेड जहां कहीं पर भी काम कर रहे हैं, वो सभी आकर उस स्टेट के नोडल एजेंसी से ही पैसा लेंगे। तो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और सभी पैसा एक ही अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। तो भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि पैसा कैसा आ रहा है, कहां कहां पर जा रहा है और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है और टाइमली बेसिस पर भी अलोकेशंस वगैरह किए जाएंगे। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। तो ग्रेटर एफिशिएंसी भी होगी और बेटर कैश मैनेजमेंट भी सरकार का हो जाएगा। तो ये बहुत दिनों से रिफॉर्म के लिए हम वेट कर रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद इंपॉर्टेंट पोर्टल्स जो लॉन्च किए गए थे। फर्स्ट वन, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आप सभी को भी पता है कपल ऑफ मंथ्स बैक नहीं, दरअसल एक साल पीछे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार ट्वीट करके पूछा हुआ था कि पद्मा जो अवार्ड्स हम दे रहे हैं, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पब्लिक से ही राय लाने की उन्होंने कोशिश की हुई थी कि रियल हीरोज कौन है, आप नॉमिनेट कीजिएगा। तो अब भारत सरकार एक और स्टेप आगे जा रहा है और चाहता है कि जो कोई भी पब्लिक अवार्ड्स हैं वो सभी पब्लिक से ही नॉमिनेट हो। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल यही करने की कोशिश करता है कि कॉमन पब्लिक जो है आप जाकर अलग अलग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं लोगों को। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ये सभी चीजें देखी जाएगी, www.awards.gov.in। तो अलग अलग मॉड्यूल्स वहां पर ओपन किए जाएंगे। मान लेते हैं कि पद्मश्री के लिए है तो पद्मश्री का मॉड्यूल ओपन किया जाएगा, वहां पर आप जाकर लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो भारत सरकार के लिए बहुत ही क्रूशियल से इनपुट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जन समर्थ पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ये भी स्पेसिफिकली उसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि आजादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म इसे माना जाता है जहां पर डायरेक्टली बेनिफिशियरीज और लेंडर्स को कनेक्ट किया गया है। अगेन मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं, भारत सरकार कई क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स भी लॉन्च करता है। तो उन क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर भी लेंडर और कहीं ना कहीं बायर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन दोनों को एक ही जगह पर कनेक्ट करने के लिए एक ही ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो सभी मिल जाए और सरकार जो कुछ भी सब्सिडीज वगैरह दे रही है, क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स वगैरह दे रही है, वो लोगों को आसानी से मिल सके। तो खासकर इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, हैजल फ्री प्रोसेस, इजी डिजिटल प्रोसेस करने के लिए ये जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन और एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सा एक इनिशिएटिव माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर पैसे, लोन वगैरह की जरूरत है, सब्सिडी रिलेटेड स्कीम्स इन्हीं कैटेगरी के लोगों के लिए ज्यादा दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 अलग अलग नए कॉइन्स जो कि आजादी के अमृत महोत्सव सीरीज के नए कॉइन्स थे, जो कि विजुअल इम्पेयर्ड फ्रेंडली, यानी कि अंधे लोग भी जो है उन्हें फील करके पता कर सकते हैं कि किस अमाउंट क्या है, यानी कि 1 रुपी कॉइन है या फिर 2 रुपी कॉइन है। इस तरीके का नया सीरीज भी जो है वो लॉन्च किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली वाणिज्य भवन जो कि खासकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, और निर्यात पोर्टल ये भी स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का है। तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किए हुए थे। खासकर निर्यात पोर्टल की अगर हम बात करें तो नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो स्पेसिफिकली जो कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो एक ही जगह पर उन्हें पूरा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इजीली वहां पर जाकर वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं थ्रू निर्यात पोर्टल।
तो स्पेसिफिकली और वाणिज्य भवन की अगर हम बात करें तो एनर्जी सेविंग और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के साथ इसे बनाया गया है और लगभग 2 डिपार्टमेंट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, ये दोनों जो है इस वाणिज्य भवन को इस्तेमाल करेंगे। और दिल्ली इंडिया गेट जो न्यू दिल्ली में है, तो उसके करीब प्रॉक्सिमिटी में ही ये वाणिज्य भवन बनवाया गया हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें हुई थी। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इनॉग्रेट किए गए थे हरियाणा में। हरियाणा इस साल का होस्ट था और सबसे ज्यादा अवार्ड्स और मेडल्स भी हरियाणा को ही मिले हुए थे। तो इस साल का टाइटल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का वो हरियाणा को ही दिया गया था। विथ 22 गोल्ड मेडल्स हरियाणा वॉज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो स्पेसिफिकली अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र भी जो था वो सेकेंड आया हुआ था। इनिशियली 2020 में महाराष्ट्र जो था मेडल टेबल्स में वो हाई था, लेकिन एज ऑफ नो 2021 में 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम का विनर जो है वो हरियाणा है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, लॉसियान स्विट्जरलैंड में पहली बार इनॉग्रल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 5S चैंपियनशिप रखा गया था। तो इंडिया की टीम भी वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट की हुई थी और इंडिया टीम हैज इमर्ज्ड एज चैंपियंस। तो पोलैंड को हराकर इन 5 टीम स्टैंडिंग्स 5 टीम्स के बीच एक कंपटीशन सीरीज रखा गया था। तो वहां पर इंडिया ने स्पेसिफिकली होस्ट स्विट्जरलैंड को भी हराया और अपने आर्च राइवल पाकिस्तान के साथ तो ड्रॉ हुआ था, लेकिन आखिर में पोलैंड को 6-4 के साथ मात देकर हमने उस हॉकी 5S चैंपियनशिप को स्विट्जरलैंड में जीता हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्टोन गेम्स फिनलैंड में चल रहे थे 2022 के लिए। तो वहां पर नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय, अगेन उन्होंने वहां पर गोल्ड जीता हुआ था। तो अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक नेशनल लेवल अपना पर्सनल बेस्ट जैवलिन थ्रो जो कि 86.69 मीटर्स का है वो भी उन्होंने वहां पर भाला फेंका हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर डायमंड लीग जो कि जून 30 के लिए स्टॉकहोम में होने वाला है, तो वहां पर वो यहाँ से मूव हुए थे। तो नीरज चोपड़ा हैज क्लिंच्ड गोल्ड इन 2022 कोर्टोन गेम्स which were held in Finland. And apart from that, Madhya Pradesh has also clinched first ever Ranji Trophy title. ये मेडन उनकी ट्रॉफी है, अब तक मध्य प्रदेश कभी जीता नहीं था। तो मुंबई को 6 विकेट्स के साथ हराकर चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद इंपॉर्टेंट से अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स भी हुए थे। अगर आपको याद हो तो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन भी रह चुकी हुई हैं रंजना देसाई जी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज भी थी। तो उन्हें जो है एज ऑफ नाउ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया एंड शी एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट लेडी टू बिकेम चेयरपर्सन ऑफ दैट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1966 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट वर्क्स अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 और एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, बच्चों वॉचडॉग की तरह काम करता है ऑफ द प्रेस, फॉर द प्रेस एंड बाय द प्रेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट TS त्रिमूर्ति जी का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है बहुत ही जल्द। तो एज ए सक्सेसर टू हिम सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा कंबोज जी जो कि करंटली भूटान के लिए एम्बेसडर ऑफ इंडिया की तरह काम कर रही हैं, 1987 के बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, तो उन्हें एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN फ्रॉम इंडिया की तरह अपॉइंट किया हुआ है। तो शॉर्टली ही वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेंगी। आउटगोइंग जो है वो करेंटली TS त्रिमूर्ति साहब है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए थे, तपन कुमार डेका जी जो कि सीनियर IPS ऑफिसर हैं, तो उन्हें एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह अपॉइंट किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी भी जो है वो 30 जून को रिटायर होंगे, उनका टेन्यूर जो है वो कंप्लीट होगा, तो उन्होंने फर्दर रिन्यूअल के लिए मना किया हुआ है। तो परमेश्वरन अय्यर जी जो कि अगेन एक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं, जो कि फॉर्मर ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सेक्रेटरी की तरह भी उन्होंने काम किया हुआ है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ नीति आयोग। तो ये थे चंद टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले SSBs में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। सो वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। बिफोर यू लीव दिस आर ऑल द कोर्सेस एंड बंडल्स, एक बार जाकर ऐप को डाउनलोड करें, कोर्सेस जरूर चेकआउट करें एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।